हाय एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है एंजाइम्स। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ एंजाइम्स। नेचर वाइज दे आर प्रोटीन बेस्ड, प्रोटीनेशियस। बेसिकली सारी एंजाइम्स प्रोटीन से बनी होती हैं, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट राइबोजाइम्स। क्या होता है कि कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स हैं, वो कैटलिस्ट की तरह एक्ट करने लग जाते हैं, उनको हम राइबोजाइम्स बोलते हैं। ये जेनेटिक्स में डिटेल में आएगा टॉपिक। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड कि एक्शन में कैसी हैं एंजाइम्स। दे आर हाईली स्पेसिफिक। सो ये लेट्स से एक एंजाइम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक्टिव साइट है। तो हर पर्टिकुलर एंजाइम की अपनी एक्टिव साइट होती है। ये लॉक एंड की हाइपोथेसिस है। जैसे हर ताले की अपनी एक चाबी होती है, वैसे ही हर एक एंजाइम की अपनी एक्टिव साइट है जहां पर वो सबस्ट्रेट जो बाइंड करेगा। और हर रिएक्शन में अलग अलग एंजाइम यूज होगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, एक एंजाइम मल्टीपल रिएक्शंस को भी कैटलाइज कर सकती है, बट यूजुअली ये फॉलो होगा कि हर एक एक्टिव साइट पर कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। ऐसा कब फॉलो नहीं हो सकता? अगर यहाँ पर कोई इनहिबिटर बाइंड कर जाए। तो इनहिबिशन इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। इनहिबिशन के टाइप्स बताने को आते हैं और डिफरेंशिएट करने को। तो पहले बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में बेसिकली क्या होता है? कंपटीशन, नाम से ही समझ आ रहा है। कि कंपटीशन होगा किसके बीच में? एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए सबस्ट्रेट में और इनहिबिटर में कंपटीशन होगा। So suppose this is the active site। यहाँ पर सबस्ट्रेट तो यूजुअली बाइंड करता ही है, बट क्या हो रहा है कि इनहिबिटर को भी बाइंड करना है। तो खुद वो इसकी जगह है। ऐसा हो गया कि ये डुप्लीकेट चाबी है। मतलब अगर आपने डुप्लीकेट की यूज कर ली है तो नॉर्मल वाली तो आप लगा नहीं सकते ना, उसको निकालना ही पड़ेगा तभी दूसरी लगेगी। या फिर कोई ऐसी, इसको पेन ड्राइव समझ लो जो कि जंक फाइल से भरी हुई है, वायरस ट्रांसमिट हो जाएगा आपके डिवाइस में अगर इसको लगाओगे तो सिमिलर टू दैट ये एक्टिव साइट को किसने खराब कर दिया, बट ये रिवर्सिबल होता है। साइट ऑफ बाइंडिंग तो एक्टिव साइट है, बाइंड्स टू एक्टिव साइट इन रिवर्सिबल मैनर। कौन बाइंड कर रहा है? इनहिबिटर बाइंड्स, इनहिबिट कर रहा है, बेसिकली एक्टिविटी को रोक रहा है। बट क्या ये रिएक्शन की स्पीड या वेलोसिटी में कोई डिफरेंस आ रहा है? जिस वेलोसिटी से ये पहले होता, v max remains सेम। और k max पे क्या इफेक्ट आएगा?
बेसिकली ये ग्राफ सबको पता है ना, यहाँ पर मैं लिखूंगा कॉन्सेंट्रेशन किसकी, सबस्ट्रेट की, और इधर वी मैक्स। अब जैसे ग्राफ ड्रॉ किया तो यहाँ पर वी मैक्स अपॉन 2 लेंगे, उसका हाफ जो होगा, हाफ ऑफ द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एट विच जब वी मैक्स अचीव हो जाए वो होता है के एम या फिर माइकलिस कांस्टेंट। साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे तो इसे कंपटीशन हम एक ब्रांड की तरह से समझते हैं कि मार्केट में जब बहुत ही अलग अलग कंपनीज आ रही हैं तो कंपटीशन हो रहा है उनके बीच में, तो एज अ कंज्यूमर हमारे बीच में कंफ्यूजन हो जाएगा। बट अगर कोई ऐसी कंपनी हो जिसकी मार्केटिंग इतनी अच्छी हो, मतलब अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए या फिर डील करने के लिए उसे कितनी मेहनत या कंपनी को कितने एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, दैट इज बेसिकली केएम। और वी मैक्स को ऐसा समझो मैक्सिमम सेल या फिर मैक्सिमम प्रमोशन। तो एंजाइम ने क्या किया, बेसिकली ये मार्केटिंग की तरह एक्ट कर रहे हैं एंजाइम। ये पहले जितने एफर्ट्स करने पड़ रहे थे प्रोडक्ट को बेचने में वो अब सेम है, मतलब आधे ही एफर्ट्स पर उतनी ही सेल हो रही है, या फिर इतने आधे ही रेवेन्यू स्पेंड किया और सेल उतनी होगी। तो के एम इज इक्वल टू वी मैक्स बाई 2। के एम भी ऐसा साउंड कर रहा है ना कम, तो क्या हो गया, एफर्ट्स कम हो गए, आधे हो गए बेसिकली। अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के एम के इक्वल है तो रिएक्शन की वेलोसिटी वी मैक्स बाई 2 है। कि कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि के एम को समझते हैं वी मैक्स बाई 2, बट ये कंडीशन स्पेसिफिक तब होती है जब सबस्ट्रेट उतना है कि कॉन्सेंट्रेशन और के एम वो इक्वल हुए तो वी मैक्स बाई 2 लिखते हैं, वरना क्या होता है, के एम इज इक्वल टू सो के एम इज कि सबस्ट्रेट की कितनी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ तक जाने के लिए। तो इसको हाफ एफर्ट्स जैसा समझ सकते हैं। सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड किस लिए, टू रीच half of its maximum velocity। या फिर v max। लेकिन ना तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। ये बेसिकली है क्या, कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि लेट्स से यू आर गेटिंग मैरिड और कोई प्लास्टिक सर्जरी कर कर मतलब स्ट्रक्चर रिजेंबल करे या फेस रिजेंबल करे आ जाए, एंड देन यू गेट टू नो कि ये कोई और है। सो इट क्लोजली रिजेंबल्स स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये धोखा दे देता है और एक्टिव साइट पे खुद बाइंड कर लेता है, खुद शादी कर लेता है।
सबस्ट्रेट का जो स्ट्रक्चर है और जो इनहिबिटर का स्ट्रक्चर है, दे आर सेम। ठीक है, तो वी मैक्स और के एम के इफेक्ट्स ये लिखने को आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछे जाते हैं। तो वी मैक्स का क्या इफेक्ट होगा? वेलोसिटी, जो मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये तो मैंने जनरल ग्राफ बनाया है, इसको बेसिकली लाइन वीवरबर्ग प्लॉट से डिपेक्ट करते हैं। वी मैक्स पे इफेक्ट क्या आएगा? वी मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी विल रिमेन सेम। तो मतलब इसको ऐसे याद रखो जैसे फेरे लेने की स्पीड है, वो तो चाहे किसी फेक पर्सन से हो शादी या फिर नॉर्मली जैसे हो रही थी, वो तो स्पीड तो सेम ही रहेगी, बट के एम इज गोइंग टू इंक्रीज। के एम बेसिकली इसको याद रखने के लिए ऐसे ये पता होना चाहिए कि के एम होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल अफिनिटी के। एफिनिटी इज बेसिकली लव। ठीक है, तो अगर तुम्हें पता लग जाए ड्यूरिंग दैट टाइम ओनली, होपफुली, कि वो जो है दैट इज द फेक पर्सन, और तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके लिए एफिनिटी तुम्हारी क्या है? लो है। तो इस केस में क्या आएगा? गुस्सा आएगा, मतलब तो के एम इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं, वो भी लिखने को आएंगे, और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से इनहिबिशन का एग्जाम्पल है। सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है ना, दैट इज स्टैटिन्स, क्योंकि इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन भी है। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, they are the drugs, pharmacological application, drugs that inhibit कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस की जो रेगुलेटरी एंजाइम होती है, HMG CoA रिडक्टेज, इसको कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। तो ये स्कैम अगर कर रहा है स्टैटिन, तो स्टैटिन नाम से ऐसा लग रहा है ना कुछ स्टैटिक हो गया, रोक दिया। क्या इसने रोक दिया? HMG CoA रिडक्टेज को रोक दिया, और जिससे क्या हुआ? कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स मेंटेन हो गए। बट मोस्ट कॉमनली जो बुक्स वगैरह में दिया होता है, दैट इज मेलानेट। मेलानेट किसको इनहिबिट करता है? इज द इनहिबिटर ऑफ द एंजाइम सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। एंजाइम्स की कुछ क्लासेस होती हैं, तो ये डिहाइड्रोजनेज में आती है। ठीक है, डिहाइड्रोजनेज क्लास में आती है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, उसका इनहिबिटर है मेलानेट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसका? सल्फोनामाइड्स को। दे आर यूज्ड इन बेसिकली एंटी बैक्टीरियल थेरेपी, तो बैक्टीरिया के अगेंस्ट थेरेपी में यूज होते हैं, और इस किसको इनहिबिट करते हैं? कौन सी एंजाइम? डाइहाइड्रोप्टेरियोएट सिंथेटेज, डाइहाइड्रोप्टेरियोएट सिंथेटेज। ठीक है, नेक्स्ट अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया।
इसका लाइन वीवरबर्ग प्लॉट देख लेते हैं। लाइन वीवरबर्ग प्लॉट वीवरबर्ग प्लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये जो ग्राफ था इसमें स्लोप क्या हो गएगा, कि m अपॉन वी मैक्स है ना, स्लोप इज गोइंग टू बी के m अपॉन में वी मैक्स। तो इंस्टेड ऑफ प्लॉट एन इक्वेशन इसका रिजल्ट याद रख लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होने वाला है, लाइंस का इंटरसेक्शन, लाइन है ना तो ग्राफ भी लाइन टाइप बनेगा। और इंटरसेक्ट कहां पर हो जाएगी ये लाइन, y एक्सिस पर ही। तो इसको अगर मैं स्ट्रेच बैक करके दिखाऊं डॉटेड वे में, तो क्या होगा, ये यहीं पर आएगा इनहिबिटर के साथ ना, ये y एक्सिस पर ही इंटरसेक्शन हो रहा है। लाइंस इंटरसेक्ट ऑन y एक्सिस। इनके तो क्या क्या बात हो गई इसके रिलेटेड। अब के एम और वी मैक्स याद रखने के लिए, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आ रहा है ना नाम में, तो इसको ऐसे याद रखो, कॉम से के एम इनहिबिशन इंक्रीज। के एम अगर इंक्रीज हो, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये पूरे इस डिस्कशन का, कि के एम इंक्रीज होता है और वी मैक्स सेम होता है। और डिफरेंस में लिखने को आए तो एग्जांपल्स के एम वी मैक्स और साइट ऑफ एक्शन, ये 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। किससे डिफरेंशिएट करने को आता है, नेक्स्ट कौन सा होता है, इजी है, नाम से ही, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, उसका ऑपोजिट हो जाएगा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो ये एक्टिव साइट की जगह इनहिबिटर ने बाइंड करना तो है ही, तो कंपटीशन क्यों नहीं हो रहा, एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट तो बाइंड कर जाएगा, बट उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इनहिबिटर कहेगा मैं तो फिर भी आ जाऊंगा, कैसे, वो जरूरी नहीं है कि एक्टिव साइट पर ही बाइंड करें, वो कहीं और भी कर सकता है, ठीक है। तो उस साइट को क्या कहेंगे हम, एलोस्टेरिक साइट। तो पहला डिफरेंस यही हो गया कि कॉम्पिटिटिव तो सिर्फ एक्टिव साइट, दोनों में लड़ाई हो रही थी ना कि एक ही जगह पर है। लड़ाई तो तभी होती है ना जब जैसे कोई प्रोडक्ट है, सेम ही सेगमेंट में आ रहे हैं, अब ब्रांड ने क्या किया, बिल्कुल ही कोई नया ही प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, कहीं और ही किसी भी सेगमेंट में फिट नहीं बैठ रहा, कहीं लड़ाई ही नहीं हो रही, एक ही चीज के पीछे होती है ना वो। तो ये एलोस्टेरिक साइट पे हो गया मेन डिफरेंस, which is site other than active site. अब जब यहाँ पर एंजाइम और सबस्ट्रेट ने बाइंड किए हुए तो उसे ES एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो एलोस्टेरिक साइट या तो एंजाइम में कोई साइट हो सकती है, या फिर ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसी के ऊपर वो अटैच हो जाए।
और केमिकल नेचर की वहाँ पे हमने बात करी थी, रिजेंबल्स सबस्ट्रेट इन स्ट्रक्चर, तो उसको मैं बोल सकता हूँ क्या ये एनालॉग है, मतलब वैसा ही दिख रहा है। तो स्ट्रक्चर रिजेंबल कर रहा है तो इसको मैं बोलूंगा कि ये एनालॉग है। जैसे पनीर आपने सुना होगा, एनालॉग पनीर आ रहा है, नकली है, दिखने में तो वो सेम ही लगता, कोई फर्क नहीं पता लग पाता, इट इज एनालॉग, बट यहाँ पर नहीं है। देयर इज नो सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर, नो स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी किसकी, कि जो इनहिबिटर है वो स्ट्रक्चर वाइज सबस्ट्रेट से रिजेंबल उसको करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पे कोई स्कैम थोड़ा करने, फ्रॉड नहीं कर रहा, उसको ज़रूरत ही नहीं है, वो तो कहीं पे भी बाइंड कर जाएगा ना। रिजेम्बलेंस टू सबस्ट्रेट, ठीक है। और इसमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी उससे क्या है कि ये वाला भी रिवर्सिबल होता है, बट यहाँ पर एक्सेप्शन है, तो बोल सकते हैं कि इट इज यूजुअली रिवर्सिबल। ये बाइंडिंग का नेचर यूजुअली रिवर्सिबल है, कई बार ये परमानेंट भी होता है। वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो थे, वी मैक्स और के एम पे इफेक्ट, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। तो वी मैक्स और के एम पे क्या इफेक्ट आएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी कम हो जाएगी, इट विल डिक्रीज, क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है ना, अगर कोई कार है उसके ऊपर नॉर्मल एक इंसान बैठा था पहले, अब तुमने दो और किसी और को भी बैठा दिया है, तो क्या हो गया, उसका लोड बढ़ गया है, और जितना वो जिस रेट से पेट्रोल कंज्यूम करेगी या फिर उस पर इंजन पे बर्डन वो बढ़ गया है, तो वैसे ही उसकी स्पीड भी अब कम हो जाएगी, ज़्यादा फास्ट नहीं होगा, ठीक है। पर के एम द सबस्ट्रेट, के एम मैंने बोला था क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एफिनिटी के, बट ऐसा तुम एफिनिटी अगर यहाँ तो सेम है, क्योंकि इट इज़ नॉट रिलेटेड टू लव, ये तो ऐसी नॉर्मल बात है, तुमने अगर किसी को बिठा भी लिया, कार शेयर कर भी लिए, तो उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ा, कोई हेट डेवलप नहीं हो रही, जैसे वो शादी में वो एक्सपोज हो गए थे तो एफिनिटी कम हो गई थी, जिसकी वजह से गुस्सा के एम बढ़ गया था, पर यहाँ पर कोई गुस्से वाली बात नहीं है, तो के एम हमारा सेम है। के एम बेसिकली एफर्ट्स हैं, तो एफर्ट्स का रिजल्ट कैसा भी हो सकता है, या तो नॉर सेम रहे, या फिर एफर्ट्स में करो तो गुस्सा आ जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एफिनिटी में कोई फर्क ना पड़े, जैसे कि हो रहा है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। अब एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के, इसमें एक ही याद रख सकते हैं, वही बहुत है। एक एग्जांपल और एक क्लिनिकल वाला एग्जांपल, साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड हमें पता ही है हार्मफुल होता है, इसमें क्या होता है, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होती है ना, वो इनहिबिट हो जाती है इन हैवी मेटल पॉइजनिंग। इनहिबिशन ऑफ व्हाट, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीडेज एंजाइम, क्योंकि एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करा था, इसलिए के एम सेम है और वी मैक्स कम हो गया। और लाइन वीवरबर्ग प्लॉट का रिजल्ट यहाँ पर याद करें,
तो वहां पर यही सेम जो प्लॉट था ना, ये वाई एक्सिस पर ही इंटरसेक्शन हो रहा है, बट यहाँ पर इंटरसेक्शन कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा इस बार। इनके यहाँ पर मेरा लाइंस के इंटरसेक्शन से मतलब क्या था कि एक तो होगी विद इनहिबिटर की लाइन और एक विदाउट इनहिबिटर की लाइन, तो दोनों का यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा था वाई एक्सिस पर। ये नो इनहिबिटर वाला केस और ये इनहिबिटर बीच में ये इंटरसेक्ट कर रही थी पीछे जाके वाई एक्सिस पर ही। पर नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में यही लाइंस का इंटरसेक्शन ऐसे कहाँ हो रहा है, आगे की तरफ वाई एक्सिस पर नहीं हो रहा है, एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट याद रख लिया, एक एग्जाम्पल याद रख लिया, एक और एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। दोनों में डिफरेंस बताने को है तो दो दो एग्जाम्पल बहुत हैं, ठीक है। जो हैवी मेटल्स हैं उनकी भी टॉक्सिसिटी होती है, तो साइनाइड पॉइजनिंग और हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, इसका एंजाइम का नाम भी याद ना रखे तो बहुत है। एक साइनाइड पॉइजनिंग होगी और एक हैवी मेटल टॉक्सिसिटी, ये क्लिनिकल टाइप केसेस हैं और एग्जांपल्स हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के। हैवी मेटल्स का मतलब है जिनका लाइक एटॉमिक मास वाइज, जैसे लेड हो गया, मर्क्यूरी हो गया, तो कुछ एंजाइम्स होती हैं उनके स्ट्रक्चर को ये ऑल्टर कर देते हैं जिसकी वजह से ये पॉइजनिंग हो रही है। तो डिफरेंस पॉइंट्स क्या क्या हो गए, सबसे पहले स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी इसमें नहीं होती, उसमें होती है साइट ऑफ बाइंडिंग, यहाँ एलोस्टेरिक साइट है और वहाँ पर एक्टिव साइट के लिए कंपटीशन था, दो हो गए। तीसरा वी मैक्स और के एम। फोर्थ एग्जाम्पल क्या कोई और टाइप के भी इनहिबिशन होते हैं, बेसिकली एलोस्टेरिक में, इसमें मैंने बताया था ना ये नॉन कॉम्पिटिटिव में ये ब्रॉडर ग्रुप है बेसिकली, इसमें सब डिविजन्स भी हैं, लाइक स्पेसिफिकली अगर एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड कर रहे हैं तो एलोस्टेरिक टाइप ऑफ इनहिबिशन होता है, एलोस्टेरिक इनहिबिशन हो गया, इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इट इज लिंक टू ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस की रेट लिमिटिंग एंजाइम कौन सी होती है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 PFK1, ठीक है। इसको कौन इनहिबिट करता है, इट इज इनहिबिटेड बाय सिट्रेट। इनहिबिटेड बाय सिट्रेट। ऐसे ही इररिवर्सिबल टाइप का इनहिबिशन भी है, तो मैंने बोला था ना ये क्या लिखा है यहाँ पर कि ये यूजुअली रिवर्सिबल है, बट इररिवर्सिबल टाइप का इनहिबिशन हो जाए तो क्या होगा, अगर इनहिबिट कर दिए और ये सब, मतलब ऐसा होता है ना यूजुअली
कि एंजाइम और सबस्ट्रेट बाइंड करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर एंजाइम अलग हो जाता है और सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा, रादर यहाँ पर क्या होगा, परमानेंट लॉस ऑफ एक्टिविटी। कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी और इनहिबिटर कोवेलेंटली बाइंड करेगा। इनहिबिटरी रोल इसका कैसा है, परमानेंट, and it binds covalently through a covalent bond। और अब यहाँ पर डैमेज हो गया बेसिकली परमानेंट। ठीक है, एक और टाइप का इनहिबिशन होता है फीडबैक इनहिबिशन। जैसे फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं ना, वैसे ही सिमिलर टू दैट कॉन्सेप्ट। जैसे पॉजिटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है, मतलब खुद ही वो सब्सटेंस जो है वो क्या कहता है कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, उस अकॉर्डिंग वो ऑल्टर करवा देता है पूरे पाथवे को। जैसे जो एंड प्रोडक्ट होता है ना, वो उसके पहले वाली एंजाइम्स को अपने ही पाथवे में कहता है कि रुक जाओ कि मेरा सेक्रीशन ज़्यादा हो गया। तो नेगेटिव फीडबैक जैसे पॉजिटिव फीडबैक, ये फिजियो में हमें पता ही है। तो एग्जाम्पल इसका याद रख सकते हैं, जो आइसोल्यूसिन है ना, वो कौन सी एंजाइम को इनहिबिट करता है, थ्रियोनीन डीएमाइनेज। आइसोल्यूसिन inhibit the enzyme threonine deaminase। सारी एंजाइम्स के पीछे क्या लगा होता है, एज, है ना। तो एक तो हमारा शॉर्ट नोट इसमें से प्रिपेयर हो ही गया। अब नेक्स्ट क्या आता है इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, आइसो एंजाइम्स पर। तो डिस्कस करते हैं आइसो एंजाइम्स। तो ये ना कुछ ऐसा ही है जैसे सपोज यू आर एन इंडिविजुअल, इंसान आप एक ही हो बट आपकी पर्सनालिटी हर जगह अलग अलग होती है। लाइक इन योर कॉलेज यू आर एन अनदर पर्सन, जैसे आप अलग वे में बिहेव करोगे। मे बी हॉस्टल में यू बिहेव इन सर्टन अदर मैनर, या फिर फैमिली के साथ अलग वे में बिहेव करोगे। मतलब जहाँ जाओगे, वेरेवर यू आर फिजिकली देयर, वहाँ पर आपकी पर्सनालिटी या फिर प्रॉपर्टीज या फिर बात करने का वे सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अडेप्ट करोगे ना। तो यहाँ पर भी एंजाइम एक ही है, बट वो अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशंस पे प्रेजेंट हो तो वहाँ पे अपनी वो प्रॉपर्टीज को उसी अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर लेते हैं। जैसे बात करने का तरीका एक प्रॉपर्टी होगी, वैसे ही एंजाइम की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है। और बेटर वुड बी कि आपके नॉर्मल बात करने का तरीका या रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग सिचुएशंस में सेम हो सकता है, रिगार्डलेस आप कहाँ पे प्रेजेंट हो। किसी का लेट से एक्सेंट मान लिया जाए तो वो अलग, जैसी भी सिचुएशन हो वो सेम ही निकल के आएगा। तो डेफिनेशन से समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि एंजाइम्स दैट कैटलाइज द सेम रिएक्शन। आइसो का मतलब ही होता है सेम। Enzymes that catalyze the same reaction but are found in different tissues or cell organelles or have different chemical properties। रिएक्शन क्या है, सेम है, बट यहाँ पर क्या है, are found in different tissues or maybe having distinct location। प्रेजेंट इन या फिर बोल सकते हैं फाउंड इन
डिफरेंट टिश्यूज और सेल ऑर्गेनल्स। ये टिश्यू लेवल पे भी डिफरेंस हो सकता है और सेल ऑर्गेनल लेवल पे भी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिएक्शन यहाँ पर क्या है, सेम रिएक्शन की ही बात हो रही है। एक ही रिएक्शन वो सेम करते हैं, चाहे अलग अलग जगह पर हो, रिएक्ट करने का वे सेम होता है, बिहेवियर चाहे अलग हो। बिहेवियर को मैंने क्या रिलेट किया है, लोकेशन से, डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट है। डिफरेंट क्या है यहाँ पर, दे हैव डिफरेंट और डिस्टिंक्ट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो एडेप्टेशन होगा ना, जहां पर जैसे घर किसी और के साथ आप हॉस्टल में बदतमीजी से बात कर रहे हो, ऐसे प्रोफेसर के सामने थोड़ा करोगे। कॉलेज में अलग प्रॉपर्टी होगी आपकी और हॉस्टल या फिर घर पे अलग होगी। ठीक है, डेफिनेशन को हमने अच्छे से समझ लिया, तो अब एग्जाम्पल्स भी लर्न करना इजी हो जाएगा। तो मैंने बोला कि टिश्यू लेवल पे भी डिफरेंस है और सेल के लेवल पे भी, सेल ऑर्गेनल्स के। तो फर्स्ट बात करते हैं टिश्यू आइसोएंजाइम्स की। एग्जाम्पल है इसका लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, या फिर LDH बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये जो LDH है ये हार्ट में भी प्रेजेंट है और मसल में भी प्रेजेंट है। तो अलग अलग टिश्यूज में है, हो रही है ना। एग्जाम्पल हार्ट, और दूसरा टिश्यू कौन सा हो गया, मसल में भी प्रेजेंट। एक ही एंजाइम अलग अलग जगह पे प्रेजेंट है। और क्यों है इसकी इंपॉर्टेंस है, अगर टिश्यू में डायग्नोसिस करना हो तो उसके लिए चेक किया जा सकता है इसे। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इज डायग्नोसिस। तो ये आइसो एंजाइम्स है ना, तो मैंने बोला LDH की अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। तो कितनी होती हैं ये, तो फर्स्ट आसान है, इसकी सीक्वेंस भी 1 2 3 4 5 करके ही है। LDH1, LDH2, 3, 4, 5, ठीक है। हार्ट और मसल में मैंने बताई थी। तो LDH1 का लेवल अगर बढ़ा हुआ है ना, तो MI को सजेस्ट करता है, वो ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होगी। कॉम्पोजिशन वाइज इट इज H4। और मसल में कौन सी थी, जो लास्ट वाली है, फर्स्ट और लास्ट को याद रखना, ठीक है। ये कब किसके लेवल्स के चेक करने में कब बड़ी होती है, इट इज एलिवेटेड इन स्केलेटल, मसल में थी ना प्रेजेंट, तो स्केलेटल एंड skeletal muscle and liver disease, क्योंकि ये लिवर में भी और मसल में दोनों में प्रेजेंट होती है। कॉम्पोजिशन वाइज इट इज M4। ये बेसिकली H ऐसे रिलेटेड टू हार्ट और इसकी 4 सब यूनिट्स होगी, तो ऐसे अलग अलग नाम रखें, हार्ट से H4 और मसल का M4।
ठीक है, नेक्स्ट आइसो एंजाइम कौन सी होती है? एलडीएच की बात कर ली हमने टिश्यू लेवल पे अलग अलग। तो अब सब सेलुलर पे भी बात कर लेते हैं, सब सेलुलर आइसो एंजाइम्स। Different isoenzymes will be there at different cell organelles. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम ALP का। अल्कलाइन फॉस्फेटेज तो डिटेल में हमें बताइए, प्रैक्टिकल में सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आती है। ALP प्लेसेंटल भी होती है, अगर फीटस में हो, बोन में भी होती है, लिवर में भी होती है। तो एक ही एंजाइम है, मल्टीपल जगह है और इसके अलग अलग रूल्स हैं। प्लेसेंटल ALP, बोन, और कहाँ हो सकती है? लिवर में। और ये सब तो हमें बताइए कि अगर नॉर्मल ALP लेवल से फ्लक्चुएशन हुआ तो क्या क्या हो सकता है? क्या जैसे लिवर डिजीजेस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। कब ALP बढ़ती है और तो ALP अगर बढ़ी हुई है तो क्या होगा और कम हुई है तो क्या होगा, ये भी हमें पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ भाई मैं। रेज्ड ALP लेवल्स कब होते हैं? ALP के रेज्ड हाई लेवल्स इन द केस ऑफ, ठीक है, लिवर की बात कर रहे हैं तो लिवर का सिरहोसिस, इन्फ्लेमेशन, ये प्रॉब्लम्स होने के चांसेस है अगर ज़्यादा लेवल आ रहे हैं लिवर रिलेटेड। और बोन रिलेटेड ये वैसे मैं अलग से बताऊंगा, पेगेट्स डिजीज, ये किसी और वीडियो में आएगा। ऑस्टियोमलेशिया सिंपल सा याद रख सकते हैं। ये तो बात हो गई कि इंक्रीज होगा तब क्या क्या हो सकता है, मतलब आपने ALP चेक करवाया और अगर वो कम आ गया तो क्या होगा, अब उसकी बात कर रहा हूँ मैं। रिड्यूस्ड लेवल्स, ठीक है, कम कब आ सकता है? कम आया है तो क्या हो सकता है? क्लिनिकल कंडीशन एसोसिएटेड विद लो लेवल्स ऑफ ALP, पहली विल्सन्स डिजीज। ये क्या होता है और इसमें क्या होता है, कैसे होता है, क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशंस है, वो भी अलग से मैं बताऊंगा, ठीक है। कॉपर से रिलेटेड है। और इन जनरल और क्या कंडीशन हो सकती है? एनीमिया। ऐसे पॉसिबिलिटी भी वैसे निकाल रहा हूँ मैं कि अगर लो लेवल आया तो क्या क्या पॉसिबल है। तो ये हो गया थर्ड टाइप के AL आइसो एंजाइम की बात करते हैं अब। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी? डेवलपमेंटल आइसो एंजाइम्स। ठीक है, मैंने यहाँ सब सेलुलर लिख दिया, ये डेवलपमेंटल। क्योंकि डेवलपमेंट ये फीटस की बात होगी ना, तो डेवलपमेंट की बात होगी तो सब सेलुलर की भी बात कर लेते हैं, सब सेलुलर आइसो एंजाइम्स।
मतलब सेल के अंदर। तो इसका एग्जांपल ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज की आइसो एंजाइम्स, बस इतना याद रखना बहुत है। ठीक है, फोर्थ जेनेटिक आइसो एंजाइम्स। जेनेटिक वेरिएशंस के आने से एक ही एंजाइम के अलग अलग लोगों में अलग अलग वेरिएंट्स आ जाते हैं। सो इट इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स। जैसे जेनेटिक्स में हमने किया है कि कुछ एक ही जीन की मल्टीपल फॉर्म्स अलील्स जो हैं वो ब्लड ग्रुपिंग का इसका एक अच्छा एग्जांपल है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। और एक और बात, लास्ट बात कर लेते हैं इंड्यूस्ड आइसो एंजाइम्स की। तो इसमें इतना भी लिख देना कि लाइक जो साइटोक्रोम P50 होता है, इट इज इंड्यूस्ड बाय डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, या फिर मैं अगर मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री से इसे रिलेट करूं। ठीक है, जब मैं ग्लाइकोलिसिस बेसिकली बताऊंगा तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज का बनना है। यहाँ पर ऐसे भी लिखते हैं लाइक ग्लूकोकाइनेज स्लैश हेक्सोकाइनेज। तो तब मैं ये डिफरेंस बताऊंगा कि ये ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज क्यों लिखे हैं। तो इसके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, आइसो एंजाइम्स का। ये हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज आइसो एंजाइम्स हैं। हेक्सोकाइनेज तो बाकी सारे टिश्यूज में प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन ऑल अदर टिश्यूज अपार्ट ऑल द टिश्यूज अपार्ट फ्रॉम लिवर एंड पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स। ग्लूकोकाइनेज कहाँ होती है, स्पेसिफिकली लिवर में और पैंक्रियास के बीटा सेल्स में, और बाकी सारे टिश्यूज में हेक्सोकाइनेज। ये जो ग्लूकोकाइनेज है इट इज एक्टिवेटेड पोस्ट मील, ठीक है, बट हेक्सोकाइनेज ये हर टाइम एक्टिव होती है। ठीक है, तो अब ये सब सेलुलर ज्यादा क्लियर होगा कि ये जो बेसिकली मैंने आइसो एंजाइम बताई थी ना हेक्सोकाइनेज सारे सेल्स में, तो ये हेक्सोकाइनेज जो है ना इट इज इनहिबिटेड बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इनहिबिट किसे कर रहा है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेट जब सेल में होता है ज्यादा तो ये हेक्सोकाइनेज को बंद होने को कह देता है। इनहिबिट्स हेक्सोकाइनेज। ठीक है, कंट्रोल हमने देख लिया कि हेक्सोकाइनेज का रेगुलेशन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज से। इट इज रेगुलेटेड बाय द अमाउंट ऑफ G6P। और जो ग्लूकोकाइनेज है इसका कोई ऐसा फीडबैक रेगुलेशन नहीं होता, पर इंसुलिन का इस पे इफेक्ट होता है।
इंसुलिन बेसिकली, इंसुलिन जब होता है ना पोस्ट मील, इंसुलिन भी एक्टिव होता है। तो इंसुलिन हाई है तो वो प्रमोट करता है किसको, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास से क्या निकल रहे हैं, इंसुलिन। और बीटा सेल्स में ही क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोकाइनेज। तो ग्लूकोकाइनेज, इंसुलिन के बाद ग्लूकोकाइनेज का भी रिलीज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब एप्लीकेशंस या फिर क्लिनिकल रोल देखते हैं। तो बेसिकली एक ना CKMB आइसो एंजाइम होती है। ये जो CKMB है ना, इट इज अ कार्डियक मार्कर। ठीक है, तो इससे मायोकार्डियल कार्डियक मार्कर्स पे भी नेक्स्ट अभी मैं शॉर्ट नोट करवाऊंगा। ठीक है, तो ये वाली जो CKMB है, इट इज यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, MI। क्योंकि इसके अगर लेवल्स इंक्रीज हुआ है ना तो इंडिकेट करता है। तो कार्डियक मार्कर्स क्या क्या होते हैं, कार्डियक मार्कर्स काफी इंपॉर्टेंट है, इसका टेबल पता होना चाहिए अलग अलग कार्डियक मार्कर्स के बारे में। ठीक है, कार्डियक मार्कर्स बता रहा हूँ मैं। फर्स्ट लिखते हैं मायो तो इसमें ना मेनली क्या क्या आएगा कि कार्डियक मार्कर का राइज कब शुरू होता है, उसकी पीक कब एन होती है, और नॉर्मल कब आता है। मार्कर एज इन कि वो ये बता देगा कि MI अगर आया था या फिर कब आया था। ठीक है, तो पहला कार्डियक मार्कर है मायोग्लोबिन। It is the earliest marker. It is non-specific. क्योंकि स्पेसिफिकली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन नहीं, अगर स्केलेटल मसल में भी डैमेज हो रहा है ना तो ब्लड में ये रिलीज हो जाता है। तो कई बार इस पर रिलाई करना ना सही नहीं होता। तो राइज कब होता है, विद इन 1 to 2 आवर्स। ठीक है, जब जैसे ही डैमेज हुई मसल, स्केलेटल मसल या फिर कार्डियक मसल, तो इसका राइज कब हो जाएगा मायोग्लोबिन का, 1-2 घंटे बाद ही, उस डैमेज के अकर होने के बाद ही। और ये पीक लेवल पे जब 6 से 9 घंटे हो गए ना, 6 to 9 आवर्स, पीक तब आ जाएगी मायोग्लोबिन के लेवल्स की। एंड विद इन 1 day 24 आवर्स ये नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, नॉर्मल 24 आवर्स। और ये जिसकी पहले मैं बात कर रहा था CKMB, और ये स्पेसिफिक होता है, इट इज स्पेसिफिक टू MI। तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा रिलायबल है, एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द बेस्ट अर्ली
डिटेक्टर और अर्ली स्पेसिफिक मार्कर। ठीक है, इसके लेवल्स की बात करें, राइज 18 आवर्स। पीक कब आती है? पीक 18 आवर्स पे आएगी। और राइज कब होगा? विद इन 3 to 6 आवर्स ऑफ डैमेज। ठीक है, तो इसका राइज टाइम ज़्यादा है और इस वजह से पीक टाइम भी ज़्यादा आ रहा है। तो जैसे ही 24 आवर्स हो जाएंगे, 24 आवर्स तक तो वो नॉर्मल हो जा रहा था ना मायोग्लोबिन का लेवल, बट इसकी पीक ही एक दिन में आ रही है। तो नॉर्मल होने में इसको कितना टाइम लगेगा? अब एक दिन में पीक आ रही है तो कम से कम तो 4 दिन के अराउंड कुछ लगेंगे, 48 to 72 आवर्स। ठीक है, सी के एम भी हो गया। थर्ड ट्रोपोनिन, इट इज मोस्ट स्पेसिफिक। ठीक है, सबसे ज्यादा स्पेसिफिक यही है एंड इट इज ऑफ टू टाइप्स, ट्रोपोनिन आई एंड ट्रोपोनिन टी। टाइप्स ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी। तो वही राइज, पीक और नॉर्मल लिख लेते हैं। 3 to 4 आवर्स के बाद राइज, 24 आवर पीक, 24 to 48 आवर्स में पीक, और नॉर्मल होने में से 1 वीक तक लग सकता है, अप्रॉक्स 1 वीक। तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक है ना, क्योंकि नॉर्मल होने में इतना इसे टाइम लग रहा है। तो आई और टी में भी ज़्यादा रिलायबल कौन सा है? ऑर्डर भी पता होना ज़रूरी है। ठीक है, इन जनरल स्पेसिफिक ऑर्डर अगर मैं बात करूँ तो सबसे रिलायबिलिटी के बेसिस पे अर्ली राइज डिटेक्शन ऑर्डर, अर्ली राइज का ऑर्डर सबसे पहले तो मायोग्लोबिन सबसे पहले बड़ा आता है ना, राइज उसका सबसे पहले हो रहा था क्योंकि, फिर सी के एम भी बड़ा आता है, एंड ट्रोपोनिन में भी फिर ट्रोपोनिन बड़ा आता है, राइज के बेसिस पे कंपेयर किए है ना। अब स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे कंपेयर करें तो ये क्या है, राइज का ऑर्डर, स्पेसिफिसिटी का ऑर्डर मैं लिखूं तो ट्रोपोनिन आई सबसे पहले, देन ट्रोपोनिन टी, ये सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है। देन उसके बाद आता है सी के एम बी। ठीक है, और मायोग्लोबुलिन ग्लोबिन को तो स्पेसिफिक मानते ही नहीं। अब इनके अलावा ना हमें ऑलरेडी पता है कि कुछ टेस्ट होते हैं जैसे SGPT, SGOT है ना, या फिर इसको AST भी बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का कार्डियक मार्कर ही है। AST इज ऑल्सो कार्डियक मार्कर, ये याद रखना, SGOT।
बट है तो एक तरह का कार्डियक मार्कर, इट इज लेस स्पेसिफिक। तो अगर मुझे उस कंपैरिजन में से कहीं प्लेस करना हो ना, तो मैं स्पेसिफिसिटी में इसको लास्ट में रखूंगा, AST। और अगर मुझे इसको राइज के लेवल पे कंपेयर करना हो तो भी ये लास्ट में आएगा। तो लिख लेते हैं हम, जैसे सब में लिखा है ना हमने RPN, यहाँ पर भी राइज, पीक, नॉर्मल। सिक्स टू 12 आवर्स में राइज हो रहा है, विद इन 24 to 36 आवर्स इसकी पीक आ रही है, एंड नॉर्मल होने में ये 3 to 5 डेज ले रहा है। सबसे ज्यादा किसको टाइम लग रहा था नॉर्मल होने में? 1 वीक इसको, ट्रोपोनिन को। ठीक है, कुछ क्लिनिकल एंजाइम्स अब डिस्कस कर लेता हूँ मैं, सम इम्पोर्टेंट क्लिनिकल एंजाइम्स। तो मेजरली तो बात हो ही गई, CKMB की बात कर ली हमने, SGOT की बात हो गई, ये जो AST या फिर SGOT ने, इसके बारे में भी थोड़ा लिख लेते हैं। ये लिवर में प्रेजेंट है, लिवर में प्रेजेंट है, और कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हार्ट में होता है, कार्डियक मार्कर है ना, मसल में भी होता है। तो हार्ट में तो MI के डिटेक्शन में, हेपेटाइटिस, और मसल रिलेटेड डिजीजेस के डिटेक्शन में। ठीक है, LDH जो आइसो एंजाइम था, ठीक है, पीछे लिखा है ना LDH, तो ये लिवर में भी, डिजीज में भी, डिटेक्शन में भी काम आएगा। स्केलेटल मसल रिलेटेड कोई डिजीज है उसके डिटेक्शन में भी। और LDH जो है ना वो अलग अलग टिश्यूज में है, RBC में भी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RBC में कौन सा LDH प्रेजेंट होता है। तो 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 ये RBCs में प्रेजेंट होते हैं। और अगर ब्लड सैंपल में ना हिमोलिसिस हो रहा है, RBCs का ब्रेकडाउन हो रहा है, तो LDH 1 और 2 का लेवल इंक्रीज हुआ होता है सीरम में। कब? इंक्रीज्ड लेवल्स आर आल्सो इन hemolysis, hemolytic anemia। तो इसीलिए ना इसको MI का स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर नहीं माना गया। ठीक है, यही रीजन है। तो तभी रिलायबिलिटी वाइज ये सब ऑर्डर है। बट इसमें से व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ MI? गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट MI के डिटेक्शन के लिए होता है, कौन सा होगा? एनी गेसेस? ट्रोपोनिन है। क्यों है? ट्रोपोनिन में वापस जाते हैं, इसको राइज होने में सिर्फ 3 से 4 घंटे लग रहे थे। ठीक है, वरना CKMB 6 आवर्स तक भी पहुंच जा रहा है। मायोग्लोबिन तो रिलायबल ही नहीं है, तो ट्रोपोनिन ही हुआ
गोल्ड स्टैंडर्ड। और इसलिए इसको भी क्योंकि जल्दी हमें डिटेक्ट करना होता है ना, मोस्ट स्पेसिफिक है ये। और अगर इमरजेंसी का केस होता है उन्हें जल्दी डिटेक्ट करना है, तो अगर ट्रोपोनिन के ज़्यादा भी थोड़े बहुत भी अगर देखे जाए तो आधे घंटे में भी आफ्टर एमआई तो डिटेक्ट हो सकता है कि ये एमआई का केस है एज कम्पेयर टू मैनी अदर टेस्ट, जिससे ये बेटर रिजल्ट इसका आएगा। ठीक है, लिस्ट में काफ़ी सारी ऑलरेडी पीछे कवर हो गई हैं, तो मैं यहाँ पर ALT भी लिख सकता हूँ। वो क्या थी? AST। ALT इज SGPT। ये वाइवा में भी पूछा जा सकता है, जो क्लिनिकल होता है ना, एक्सपेरिमेंट 2 आता है SGPT पे अगर, तो सोर्स इसका होता है लिवर, और इसमें क्लिनिकल कंडीशन हेपेटाइटिस एंड लिवर डैमेज। ठीक है, GGT ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी लिवर से रिलीज हो रही है। लिवर की एक और कौन सी है, इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। और अमाइलेज भी होती है रिलीज बाय द पैंक्रियाज, अमाइलेज पैंक्रियाज। और ये क्या इंडिकेट करती है? इसका इन्फ्लेमेशन, पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट फ्लक्चुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, पैंक्रियाटाइटिस। अब टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। कौन से फैक्टर्स एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं? एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये सिंपल सा, ये एनसीईआरटी में भी पढ़ाई होगा तुमने, तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ इसको। इनके इसमें ग्राफ्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पता ही होंगे। और क्या है इसमें कि पीएच पर क्या इफेक्ट आ रहा है? पीएच, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का भी, एंजाइम का भी। ये सब कैसे होने चाहिए? ऑप्टिमम, नॉर्मल लेवल होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। कोई भी डेविएशन हुआ इससे तो दिक्कत हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे एंजाइम, जैसे प्रोटीन्स होते हैं ना, हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं, तो एंजाइम्स भी तो प्रोटीन से ही बने हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं। तो जैसे फीवर बहुत ज़्यादा अगर बढ़ रहा है किसी को, तो क्लिनिकल इसमें ये आ जाता है कि उस एंजाइम्स बॉडी के डीनेचर होने से रोकने के लिए टेम्परेचर उस टाइम कम करना पड़ता है। लाइक मैं एक्सट्रीम हाई फीवर की बात कर रहा हूँ। और टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है? टेम्परेचर भी ऑप्टिमम होना चाहिए, है ना, ये तो हो ही गया। पीएच भी ऑप्टिमम होना चाहिए। अगर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट तो इनिशियली, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो इनिशियली रेट इंक्रीज होगा, बट बाद में क्या होने लगेगा? अगर सबस्ट्रेट इतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, वी मैक्स ही अचीव कर चुके हैं, मैक्सिमम है ना, अब मैक्सिमम से तुम क्या ज़्यादा लोगे, उसके आगे इंक्रीज नहीं होगा, है ना। तो एंजाइम की कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम से भी पहले, तो अगर एंजाइम ज़्यादा है तो, अगर लेबर ज़्यादा है तो फैक्ट्री में काम भी ज़्यादा होगा। बट अगर
मशीन ही खराब होगी, मतलब सबस्ट्रेट ही लिमिटिंग यहाँ पे बन रहा है, मतलब सबस्ट्रेट के लेवल्स ही कम रह गए, तो एंजाइम ज़्यादा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, इससे भी रेट इंक्रीज होगा अनलेस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन लिमिटिंग ना हो। तो यहीं से आता है रेट लिमिटिंग एंजाइम का कॉन्सेप्ट, RLE। जैसे कोई भी पाथवे का स्लोएस्ट स्टेप जो कैटेलाइज करे एंजाइम, वो रेट को लिमिट करेगी। पाथवे का जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसकी जो एंजाइम है दैट इज गोइंग टू बी रेट लिमिटिंग। रेट या स्पीड ऑफ रिएक्शन उसी पे डिपेंड करेगा जो सबसे स्लो है। जैसे कोई क्लास चल रही है, उसमें सब नोट डाउन कर रहे हैं कुछ, बट कोई जो स्लोएस्ट पर्सन है वो कहे प्लीज वेट करो मेरे लिए, तो पूरा रिएक्शन ही, पूरी क्लास का पेस ही उस पर डिपेंड करेगा ना। तो कुछ वैसे ही है कॉन्सेप्ट। रेट लिमिटिंग एंजाइम्स अलग अलग पाथवेज की अलग अलग होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लाइकोलाइसिस की रेट लिमिटिंग एंजाइम की बात करूं मैं, तो वो PFK1 हो गई। ठीक है, अलग अलग पाथवेज की ये हमें याद रखनी होंगी। ठीक है ना, जैसे स्टैटिन भी टारगेट कर रहे थे रेट लिमिटिंग एंजाइम को, HMG को ए रिडक्टेज। ठीक है, अब हम करते हैं एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन। सिक्स क्लासेस जो है ना, फर्स्ट क्लास होती है एंजाइम्स की ऑक्सीडो रिडक्टेज। सेकंड ट्रांसफरेजेस होती हैं। कुछ एंजाइम्स हैं जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस, ऑक्सीडेजेस, डीहाइड्रोजनेज, पेरोक्सीडेज, है ना, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में इन्वॉल्व होती हैं। और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, है ना, तो यही तो होता है। ट्रांसफरेजेस नाम से क्लियर हो रहा है, ट्रांसफर रिलेटेड है, रिलेटेड टू व्हाट, ट्रांसफर रिएक्शंस। ठीक है, ट्रांसफर किसका, जैसे ग्रुप का ट्रांसफर किसी, तो उससे मॉलिक्यूलर फॉर्म चेंज होगी। एग्जांपल, ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप, लाइक अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफर या कुछ, तो अलग अलग अमाइनो ट्रांसफरेज होती है, जैसे मिथाइल ट्रांसफरेज होती है। एंड ट्रांसफरेजेस में काइनेजेस इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, क्योंकि ये मेटाबॉलिक पाथवेज में भी काइनेज एंजाइम होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस जब मैं बताऊंगा तो काइनेज का रोल तब पता लगेगा। थर्ड होती है हाइड्रोलेजेस। थर्ड EC नंबर 3 है हाइड्रोलेजेस के लिए। तो हाइड्रोलाइसिस नाम से ही समझ आ रहा है, हाइड्रोलाइसिस कराएंगे मतलब वाटर की प्रेजेंस में सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन। तो ऐसी एंजाइम्स जो वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन करा दें, वाटर टू ब्रेक, दे यूज वाटर टू ब्रेक डाउन। और ये जो हाइड्रोलाइसेस हैं, इनके बारे में क्या याद रखना है कि ये ना फॉस्फेट को, डीफॉस्फोराइलेटिव ज़्यादातर हैं, रिमूव्स फॉस्फेट फ्रॉम अ सबस्ट्रेट। फॉस्फेट रिमूवल में भी हाइड्रोलाइसेस काम आते हैं। फोर्थ EC नंबर क्या है इसके लिए, लाइजेस के लिए। लाए, ये झूठ वाला लाए नहीं है, जैसे नहीं साउंड कर रहा,
कि कुछ छोड़ दिया, लाइट लाइक समथिंग इज लेइंग ऑन द टेबल और लाइक दैट, तो उसी से क्लियर हो रहा है हमें नाम से कि दे आर लीविंग अ डबल बॉन्ड बेसिकली, ठीक है। या फिर कोई डबल बॉन्ड्स में ग्रुप का एडिशन, या फिर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, या फिर रिमूवल ऑफ ग्रुप। तो ठीक है, ये लाइजेस ना, इनके बारे में खास बात क्या है कि विदाउट द यूज ऑफ एटीपी, एटीपी के यूज के बिना ना ये दो मॉलिक्यूल्स को लिंक कर देती हैं, लिंक विदाउट एटीपी। लाइजेस में सिंथेज, एल्डोलेज, डी कार्बोक्सिलेज, ये सब आ गई ना। फिफ्थ आइसोमरेज, नाम से इसी नंबर 5 है। आइसोमरेजेस के लिए नाम से क्लियर हो रहा है, आइसोमर्स हमें पता ही है क्या होते हैं। तो ग्रुप का ट्रांसफर विद इन द सेम मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म आइसोमर्स। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स का इंटर कन्वर्जन भी करेंगे। जैसे ग्लूकोज को गैलेक्टोज में बनाना है, तो जैसे ग्लाइकोलाइसिस में लिखते हैं ना हम, आइसोमरेज कहाँ होती है, लेट मी नो इन द चैट इफ यू नो द ग्लाइकोलाइसिस। इसी नंबर 6 लाइगेज। लाइगेजेस क्या कर रही हैं कि जैसे ना बॉन्ड है, मान लो कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन या किसी के बीच में, तो कार्बोक्सिलेज, सिंथेज, ये जो एंजाइम्स होती हैं ना, ये CO2 को सबस्ट्रेट यूज करती हैं, पर एटीपी लग जाता है तो बॉन्ड बनवा रही हैं। ठीक है, दो एटम्स को कनेक्ट कर दिया इसने, CO2 यूज करी, ठीक है, CO2 यूज करी कनेक्ट करने के लिए, एटीपी भी यूज करे इसने, CO2 यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट। ये अगर नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, बट एटीपी वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एटीपी लाइगेज तो यूज करती हैं पर लाइएज यूज नहीं करती। झूठ बोलने में कोई एनर्जी नहीं लगती, झूठ सिंपली कोई भी ऐसे बोल देता है, बट सच बोलना डिफिकल्ट होता है, सच बोलने में ही मेन गट्स या फिर एनर्जी चाहिए, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसी नंबर कौन सा किसका है वो याद रखने के लिए ट्रिक है। बिफोर दैट हमें ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है जो, उसने एडिशन की है, 7th भी होता है एक इसी, इट इज फॉर ट्रांसलोकेजेस। ठीक है, ट्रांसलोकेशन बेसिकली कर रहे हैं, लाइक इसका एग्जांपल है लोकेट, मतलब कहीं और लेके जा रहे हैं, ट्रांसफर और डिसलोकेशन। एग्जांपल है LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज इज अ ट्रांसलोकेज। तो अब ट्रिक क्या थी, तो ना इसे ट्रिक या फिर स्टोरी की तरह याद रखते हैं। ओथ लाई इज लिट, मतलब जैसे ओथ लेते हैं ना, ओथ लाई इज, ठीक है, आइसोमरेज तक हो गया, LIT। तो ओथ जब ली गई तो उसके ड्यूरिंग बहुत सारे झूठ बोले गए, सो ऑक्सीडो रिडक्टेज 1 हो गई, EC1। T से क्या है यहाँ पर, ट्रांसफरेज है, ठीक है,
ऊपर आएगा। फेकनेस फॉल्स, लाई बोले गए ना तो फॉल्स, फेकनेस वाला एफ ऊपर है, टी एच, ठीक है। ए मैंने खुद ही ऐड करा है, ये बेसिकली ऐसे है, ओ पहले आएगा, ए मैंने खुद ऐड करा है, ठीक है, उसमें नहीं है, टी एच, ओथ, ये ड्यूरिंग लाई। वैसे तो लाई की स्पेलिंग में मत जाना, एल वाई वाला लाई जैसा लिखा है वैसा साउंड कर रहा है ना, तो एल वाई वाला ऊपर आता है, एल आई वाला नीचे आता है। इज लिट, लिट से याद रखना ना, लिट नीचे आएगा, आई वाला लाइक इज नीचे आएगा, और फोर्थ होता है लाई इज वाई वाला, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, लाई इज एटीपी यूज नहीं करता लिंक के लिए, और लाइगेज एटीपी यूज कर लेता है लिंक के लिए। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जनरल लिखा हुआ है, ठीक है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ठीक है। इनहिबिशन में मुझे एक और बताना था, सुसाइड इनहिबिशन, क्योंकि ये क्लिनिकल से रिलेट कर रहा है तो मैंने अलग से बोल दिया, क्योंकि ये और कहाँ आएगा, जो एलोप्यूरिनॉल ड्रग होती है ना, इट इनहिबिट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट में लिख लो, एलोप्यूरिनॉल ये मैं अलग से डिटेल में भी कराऊंगा, बट बिफोर एंडिंग द वीडियो ये मैंने लिख लिया बस। इनहिबिट्स xanthine ऑक्सीडेज, और ये कैसा एग्जाम्पल है सुसाइड इनहिबिशन का, सुसाइड इनहिबिशन। तो जो टॉपिक होता है ना गाउट, वो मैं अलग से यहीं पे इंटीग्रेट कर रहा हूँ। गाउट इज बेसिकली व्हाट, अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड के जब क्रिस्टल्स अक्यूमुलेट होने लग जाते हैं, है ना, तो इसके पीछे की बायोकेमिस्ट्री क्या है, और उसको ट्रीट करने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ दिस गाउट, इसके मैनेजमेंट के लिए हम एलोप्यूरिनॉल ड्रग्स यूज करते हैं। एलोप्यूरिनॉल का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये सुसाइड इनहिबिशन पे बेस्ड है। ये इनहिबिशन का ही आज की क्लास की क्लिनिकल एप्लीकेशन है। जो हाइपोजेंथीन है ना, हाइपोजेंथीन it converts to xanthine, and ये जो xanthine है it further converts to uric acid, ठीक है। और वही यूरिक एसिड से फिर प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पर एंजाइम कौन सी यूज हो रही थी, xanthine ऑक्सीडेज, ठीक है, xanthine ऑक्सीडेज हो रही थी ना यूज, हाँ। तो इसने क्या किया, एलोप्यूरिनॉल ने xanthine ऑक्सीडेज को ही अगर इनहिबिट कर दिया, तो ये सब कन्वर्जन ऑफ हाइपोजेंथीन टू xanthine यही नहीं अगर हो पाएगा, तो यूरिक एसिड क्या बनेगा ना, तो यूरिक एसिड बनने से अब इसके लेवल्स मेंटेन रह पाएंगे। ठीक है, एंजाइम एंजाइम पे डिस्कशन हो गया। एंजाइम में अगर ये क्लासिफिकेशन में पता होनी चाहिए कि एंजाइम एज अ होल, उसको होलो एंजाइम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एपो एंजाइम, एपो एंजाइम, एंड इस क्या होता है, को फैक्टर साथ में प्रेजेंट होता है। को फैक्टर अगर टाइटली बाउंड होता है, देन इन दैट केस उसका नाम रख दिया जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है। तो को फैक्टर्स ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं, जैसे मेटल आयंस,
और ऑर्गेनिक में क्या हो गए, कोएंजाइम, विटामिन्स, एग्जाम्पल B1। और अगर ये मेटल और एपोएंजाइम टाइटली इंटीग्रेट होते हैं, in that case it is known as metalloenzyme। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू एंजाइम कैसे काम करते हैं ये तो हमें बताइए। दे इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। वो ग्राफ मैंने इनहिबिशन में जो बताया था उसी से क्लियर हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, बेसिकली मेहनत। एंजाइम एफर्ट्स को रिड्यूस कर दे रहे हैं और उतना ही आउटपुट निकल के आ रहा है। तो एंजाइम्स बेसिकली हर चैप्टर में आगे आते रहेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने सबसे पहले बताया। नॉट बिकॉज फ्रॉम की शॉर्ट नोट आएगा इस पे, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि अलग अलग पूरे टॉपिक्स को लिंक करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।